नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ट्रम्प चचा की तो बैंड बजा दी ईरान ने। जो मिसाइलें गरजी हैं और जो जिस तरह से ड्रोन के हमले हो रहे हैं, अमेरिका की हालत खराब कर दी। अभय दुबे जी के संग मैं शो कर रहा था। अभय दुबे जी ने कहा कि अगर युद्ध अगर 8-10 दिन और जारी रहा तो ये ट्रम्प के जीवन का सबसे काला अध्याय होगा। अगर थल सेना के रूप में हमला करने की सोची तो हजारों सैनिकों की लाशें अमेरिका में वापस आएंगी। अमेरिका ने एक ऐसा पेच फंसा दिया है जिसमें अब हार ही हार लिखी है। ईरान के दांव से अमेरिका इजराइल फंस गए हैं। क्या क्या बातचीत होगी, बहुत विस्तार से अभय जी ने बताया है। सीधा उनके पास लेके चलता हूँ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शक चौंक रहे होंगे मेरे सिर पर ये साफा बन गया, बंधा हुआ देखकर। लेकिन पहले मैं इसी के बारे में बता दूं, मैं 97 से हर साल अजमेर शरीफ जाता हूँ, हर साल वहाँ पे दर्शन करता हूँ। तो जो 4 PM म्यूजिक है उस पर मैंने एक गाना तैयार किया ख्वाजा की याद में। मेरे बेटे का जन्मदिन था, मैंने सोचा कि मैं उसी दिन लोड करूंगा। और ऑफिस में जिस समय मैं ये गाना लोड करने जा रहा था, थंबनेल बनाया, अचानक अजमेर से जो खादिम हैं हमारे नजर भाई, वो आए। मैं चौंका उनको देख के कि बस अजमेर का गाना रिकॉर्ड करने जा रहा था 4 PM म्यूजिक पे, वो मेरे लिए प्रसाद और ये लेकर आए। उन्होंने बांधा, मुझे बड़े हैरानी हुई कि ठीक उसी समय अजमेर शरीफ से ये मेरे सिर पे आया। तो मैंने सोचा आज इसी को पहन के मैं शो करता हूँ। तो मैंने सोचा दर्शकों के चौंक रहे होंगे तो बता दूं। खैर, शुरू करता हूँ प्रोग्राम। जी। ट्रम्प साहब भी पहुंच गए भगवान की शरण में। आप नहीं मानते, मतलब आप पूजा पाठ नहीं करते अभय जी, लेकिन ट्रम्प साहब देखिए कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि दुनिया चलती है पूजा पाठ से। भारत में हम लोग रिसर्च में ध्यान नहीं देते। हम लोग मंदिर वंदिर के पूजा पाठ, कावड़ यात्रा, इन सब पे ध्यान देते हैं, तो हमारा देश तरक्की कर रहा है। तो ट्रम्प साहब ने सोचा कि मोदी जी विश्व गुरु बन रहे हैं तो हम भी पूजा पाठ करें। जिस हिसाब से ईरान हमले कर रहा है, उन ट्रम्प साहब की कुर्सी रोज हिलती हुई नजर आ रही है। उनको लग रहा है कि अगर ईरान ने ये 15 दिन युद्ध और खींच दिया तो मुझे लगता है इजराइल को उसके हाल पे छोड़कर ट्रम्प साहब भाग खड़े होंगे। तो वो फोटो बड़ी वायरल हो रही है कि सब लोग बैठ के धर्म गुरु और पूजा पाठ कर रहे हैं और ट्रम्प साहब कुर्सी पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है ईरान ने वाकई में ये हालत ऐसी खराब कर दी कि ट्रम्प को यहां तक आना पड़ा? क्या लगता है आपको, ये युद्ध अगर लंबा चल छिड़ गया तो सबसे बुरे हाल में अमेरिका रहने वाला है या इजराइल? देखिए, ट्रम्प की पूरी राजनीति क्रिश्चियन और व्हाइट होने पे टिकी है। मतलब आपको ईसाई होना चाहिए और आपको सफेद चमड़ी का होना चाहिए, और इसी के आधार पर उन्होंने वोट मांगे हैं। इसी के आधार पर उन्होंने जो लोकप्रियता हासिल की है, उसमें उसके इस पहलू का बहुत खास स्थान है। और अगर आप अमेरिका का इतिहास देखें तो अमेरिका को वैसे तो सेकुलर कंट्री कहा जाता है, लेकिन गॉड सेव द अमेरिका है कि नहीं, ये एक हमेशा बाइबल और गॉड और क्रिश्चियन गॉड को का आह्वान करना, ये वहां के राष्ट्रपतियों द्वारा लगातार किया जाता है। खैर, मैं इसको छोड़ के आता हूं फिर से ट्रम्प के ऊपर। ट्रम्प पहली बार राष्ट्रपति नहीं बने, पूरा राष्ट्रपति का एक कार्यकाल वो गुजार चुके हैं। क्या उन्होंने पहले कभी ओवल ऑफिस में, उनके दफ्तर को ओवल ऑफिस कहते हैं व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में इस तरह पादरियों को बुलाकर ये सब करवाया है? नहीं करवाया। ये पहली बार वो करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रंप गहरे संकट में हैं। ही इज इन डीप क्राइसिस, और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस संकट से वो कैसे निपटें। उनके इस संकट को जनता के सामने कैसे पेश किया जाए सुरक्षित रूप से, इसकी भी उनके पास कोई पक्की रणनीति नहीं है। उनके विदेश मंत्री रूबियो ने जो वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य से ही स्पष्ट हो जाता है कि वो काफी वहां भ्रम की स्थिति है। रूबियो ने कह दिया कि भाई नेतान्याहू युद्ध चाहते थे, है? और ईरान हम पे पहले हमला ना कर दे, इसलिए हम भी उस युद्ध में शामिल हो गए। अब आप देखिए, ट्रंप ने जब एक हफ्ता हुआ युद्ध हुए, लगातार कितने तरह के उन्होंने युद्ध के कारण अलग अलग करके बताए हैं। पहले उन्होंने कारण ये बताया कि पिछले 50 साल से ईरान हमारे ऊपर आतंकवादी हमले कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ हमले कर रहा है, तो इसलिए आपने क्या उसके खिलाफ युद्ध किया। फिर आप ये कहने लगे कि हम उनको किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर एटमी ताकत वाला देश नहीं बनने देते। क्या आपने इसके लिए उनके खिलाफ युद्ध किया? किस लिए आपने उसके खिलाफ युद्ध किया? अभी तक यही नहीं स्पष्ट हुआ है अमेरिका की तरफ से कोई एक ऐसी पक्की नीति, एक तर्कपूर्ण तर्क,
एक तर्कपूर्ण वजह नहीं बताई गई है जिसके तहत दुनिया के सामने अमेरिका ये कह सके, डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकें कि हम इसलिए उनके खिलाफ युद्ध में भाग ले रहे हैं। इजराइल का इरादा बिल्कुल साफ है। नेतन्याहू कहते हैं हम ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं कि अगर ईरान खत्म हो जाएगा तो उन्हें एक बृहत्तर इजराइल, एक बड़ा इजराइल बनाने में उनको मदद मिलेगी, उनके लिए रास्ता साफ होगा। गाजा भी उनके कब्जे में आ जाएगा, ईरान भी खत्म हो जाएगा, ये सब वो करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों युद्ध कर रहे हैं? अमेरिका में सबके मन में यही एक सवाल है कि आखिरकार अमेरिका इस युद्ध में क्यों गया। इसकी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप का पक्के समर्थन वाला का क्षेत्र था, आधार क्षेत्र था, जिसको मागा कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहते हैं, उसका भी एक बड़ा हिस्सा अब डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के ऊपर सवालिया निशान लगा रहा है। और जिस तरह पादरियों को बुला के उन्होंने ये सब जो एक पूजा अर्चना की है ओवल ऑफिस के अंदर, इससे उनकी कमजोरी प्रकट हुई है। अच्छा, हो सकता है कि इसके पीछे उनका कोई दांव भी हो, या अगर वही सब ये क्रिश्चियनिटी वगैरह का पूरा दिखाएंगे और उसका फिर प्रचार भी होगा, उसकी तस्वीर भी जाएगी, उसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ होगा, शायद ये सब होगा, तो शायद अमेरिका का जो क्रिश्चियन मानस है, अमेरिका का जो धर्मप्राण मानस है, मजहबी मानस जो है अमेरिका का, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ और जुड़ जाएगा। इसका मतलब है उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का भी अंदेशा है कि शायद वो जनता से दूर होते जा रहे हैं इस युद्ध के कारण। जो अब तो आंकड़े आने लगे हैं अमेरिकनों की तरफ से कि कितने अरब डॉलर जो है अमेरिका 7 दिन के युद्ध में खर्च कर चुका है। लाशें आ रही हैं सैनिकों की, एक वीडियो वायरल हो रहा है, महिला रो रही है, उसके पति की लाश आई है सैनिक की। बहुत अमेरिका बहुत ही खराब स्थिति में इस युद्ध के कारण फंस गया है। क्योंकि अमेरिका बहुत शक्तिशाली है, उसके पास पैसे बहुत हैं, बहुत कुछ है, काफी दिनों तक वो इस पूरे मामले को खींच सकता है। इसलिए वो लोग कभी जनता के सामने खुल के स्वीकार नहीं करेंगे कि उनको गलती हो गई, और कभी इस बात के लिए माफी नहीं मांगेंगे। इस बात को खींचते रहेंगे एक, ताकि एक उन्हें मौका मिल जाए अपना चेहरा बचाने का, और किसी तरीके से वो युद्ध से बाहर निकल जाएं। इससे ये भी तय होता है कि जब आप किसी युद्ध में जाते हैं तो पहले उसके लिए एक एग्जिट की नीति खोज लेते हैं कि हम इसके जरिए बाहर निकलेंगे। वो भी इन लोगों के पास नहीं है, और इसलिए इस पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा फायदे में अगर कोई व्यक्ति है तो वह है बेंजामिन नेतन्याहू। सबसे ज्यादा नुकसान में अगर कोई व्यक्ति है तो वो डोनाल्ड ट्रंप। कहने के लिए सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का हो रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर लगातार बर्बर किस्म के हमले हो रहे हैं। लेकिन ईरान के हमले इस तरह के हैं कि वो अपने राख में से दोबारा खड़ा हो जाएगा। वो फिनिक्स पक्षी की तरह होगा जो अपने राख से दोबारा खड़ा हो जाता है, दोबारा उड़ जाता है। वो इस दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन इन लोगों के ऊपर जो आघात होगा इस युद्ध के कारण, उसमें ये लोग दोबारा नहीं खड़े हो पाएंगे। और अगर ईरान को ये लोग तबाह नहीं कर पाए, जो कि बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, मुझे पक्का यकीन है, और ये मैं विश्लेषणात्मक केवल अपने विश्वास के आधार पर, आस्था के आधार पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक विश्लेषणात्मक और जो प्रतिरक्षा विशेषज्ञ हैं उनका जो एनालिसिस है उसके हवाले से ये बात कह रहा हूं। मेरा मानना यह है कि ये लोग ईरान को नष्ट नहीं कर पाएंगे, बल्कि ईरान इनको इतनी खरोंचें देगा, इतने घाव देगा, जिन घावों को लगातार ये सहलाते रहेंगे और दवा दारू करवाते रहेंगे, उनके घाव वो ठीक नहीं होंगे। बहुत कई अमेरिकन विशेषज्ञों ने ये कहा है कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हो सकता है कि इजराइल काफी कमजोर हो जाए और अमेरिका को भी इतना बड़ा आघात लगे कि वो दोबारा उस आघात से उबर ना पाए। ये सब ये तो भविष्य हो रही हैं। लोग बड़े हैरान है कि ईरान के पास इतना जज्बा, इतनी ताकत कहां से आ रही है। खामनी साहब के एक्स हैंडल से पोस्ट हुआ अमेरिका को कि सबक सिखाएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, मतलब हम डरने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। तो अमेरिका को लग रहा था कि डर जाएगा, ईरान के पलट के ट्वीट पे। आप ये बताइए संजय जी, अमेरिका का इतिहास कितना पुराना है? क्या अमेरिका का, हमारे पास 500 साल का, 800 साल का, 1000 साल का इतिहास है? 250 साल पुराना देश है। इजराइल को तो 100 साल भी नहीं हुए बने हुए। उसका तो कोई इतिहास ही नहीं है। तो ये इतिहास विहीन देश हैं दोनों। अब आप ईरान से तुलना कीजिए। ईरान की जो फारसी संस्कृति है, जो फारस की संस्कृति है, ईरान तो मुस्लिम देश होने से पहले हजारों साल का उसका इतिहास है।
ईरान जब मुसलमान देश बना है, उसके पहले हजारों साल का इतिहास है ईरान का। ईरान का इतिहास उतना ही पुराना है, इतना पुराना यूनान का इतिहास है, रोम का इतिहास है। भारत दुनिया की पुरानी और समृद्ध सभ्यताओं में से एक है। ईरान की गिनती भारत, मिस्र, इन सभ्यताओं के साथ होती है, यूनानी सभ्यता इनके साथ होती है। तो इन सबके मुकाबले इजराइल और अमेरिका तो आप स्टार्ट लगते हैं। इजराइल और अमेरिका तो आप स्टार्ट लगते हैं। तो ये आप ये मानना कि आपने एक नेता को मार दिया या आपने कुछ नेताओं को मार दिया या आपने 1-2 हजार बम गिरा के या मिसाइलें गिरा के ईरान में बहुत सारी इमारतें नष्ट कर दी, बहुत सारे नागरिकों की हत्या कर दी, एक बच्चियों के स्कूल पर हमला करके मासूम बच्चियों की हत्या कर दी, ये सब करके आप किसी देश को नहीं पराजित कर सकते। किसी देश को अगर आपको पराजित करना है तो उसके लिए आधुनिक अगर समर नीति के संदर्भों में देखा जाए तो आपको वहां पर पैदल फौज भेजनी पड़ेगी, आपको टैंक भेजने पड़ेंगे, आपको आर्टिलरी, आपको तोपखाना भेजना पड़ेगा। आपको टैंकों में सवार होकर लोग जाएंगे, फौजी जाएंगे आपके, तब आपको उस देश की थल सेना से आपको लड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप उस देश में कब्जा कर पाएंगे और उसमें अपनी कठपुतली सरकार बैठा पाएंगे। ऐसा करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल असंभव है, ऐसा नहीं किया सकता है, लेकिन अमेरिका हजारों मील दूर है ईरान से। वहां से वो अपने सैनिक भेज सकता है, अपने अड्डों से भेज सकता है। ईरान ने पहले ही अड्डों के ऊपर हमला करके उनके अड्डों को बिल्कुल एकदम नाकारा सा कर दिया है अमेरिका के। इजरायली अपने सैनिक भेजेंगे, मान लो अमेरिकन भी अपना सैनिक भेजने, एक बार कह भी दिया था ट्रंप ने कि हम जमीन पर अपने सैनिक भी उतार सकते हैं अगर जरूरत पड़ी। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के हजारों सैनिक मारे जाएंगे उस युद्ध में। असंभव है कि सैनिक ना मारे जाएं। अमेरिका के हजारों सैनिक मारे जाएंगे, हजारों इजरायली सैनिक मारे जाएंगे। इजराइल पे भले असर पड़े ना पड़े, लेकिन ट्रंप का तो जुलूस निकल जाएगा उसमें। जब वहां पे बॉडी बैग्स में भर के लाशें जाएंगी दोबारा, तो ट्रंप का पूरी तरह जुलूस निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये लोग हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, और बहुत से कई अमेरिकन विशेषज्ञों ने कहा है कि ये इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल पराजित होने के लिए अभिशप्त है। बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जब अमेरिका ने कहा कि हम थल सेना भेजेंगे, सैनिक भेजेंगे, तो तुरंत ईरान ने कहा कि आइए स्वागत है, ये शैतानों के नाचने वाला देश नहीं है, हम बैंड बजा देंगे। उसके बाद ट्रंप ने अपना देंगे बैंड वापस ले लिए बयान तुरंत। और जिस तरह से मिसाइल और ड्रोन पर हमला हो रहा है अमेरिका के बेस पर, कुवैत पर, यूएई पर, अब बहुत ज्यादा बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। अगर ये युद्ध 10-15 दिन और तो मध्य पूर्व में जितने अमेरिका के फौजी अड्डे हैं और जितने उनके गोदी और बंदरगाहों पे उनका अमेरिका के बंदोबस्त हैं, एक तो ईरान ने उनके ऊपर हमला करके उनको तकरीबन नाकारा कर दिया है, या तो पूरी तरह नष्ट कर दिया है, या इस हालत में इतना नुकसान कर दिया है कि वो काम के नहीं रह गए हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उसने इजराइल के ऊपर बहुत सी मिसाइलें दागी हैं। कुछ मिसाइलें उसकी निशाने पे नहीं लगी, ये सही बात है। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, अच्छा माना जाता है। लेकिन आज खबर मिली या सवेरे जब मैंने टीवी खोला तो टीवी पे बड़े पैमाने पर ये खबर आ रही थी कि एक बहुत ही जबरदस्त बैलिस्टिक मिसाइल जो है इजराइल की, वो इजराइल तेल अवीव के जो बेन गुरियन इजराइल के बहुत बड़े नेता थे, बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब के ऊपर गिरी है, जिससे वहां पे तबाही का मंजर बिल्कुल था और लोग घबराहट में इधर उधर दौड़ रहे थे और बंकरों में छुप रहे थे। तो ठीक है, बहुत सी मिसाइलें निशाने पर नहीं लग पाई क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको बीच में इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को देखती हुई उनके एयरपोर्ट तक पहुंच गई। ऐसी अगर कुछ मिसाइलें और पहुंच गई जो कि पहुंच सकती हैं, एक पहुंच सकती है, दूसरी भी पहुंच सकती हैं, तो आप समझिए इजराइल के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तक आप ईरान के ही नागरिकों को मार रहे थे, वो आपके भी नागरिक मरेंगे। सही बात है, वो तो जब युद्ध हो रहा है, मिसाइल आ रही है तो कहीं पे भी करेगी। अमेरिका जरूर इतना दूर है कि अमेरिका के ऊपर नहीं हमला किया जा सकता है। अमेरिका की पूरे इतिहास में एक खास बात अमेरिका की एक खूबी रही है कि उसकी जमीन पे कभी युद्ध नहीं हुआ। अमेरिका की जमीन पे अमेरिका के ऊपर आज तक कभी किसी ने हमला नहीं किया, कोई हमला नहीं हुआ। अमेरिका ही दूसरों पर हमला करता रहा है। अब तो रूस पे भी आरोप लग रहा है, ये लग रहा है कि रूस ईरान को बता रहा है कि कहाँ का ठिकाने हैं। रूस और चीन दोनों इजराइल को
सैटेलाइट इंटेलिजेंस, ईरान को सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहे हैं लगातार। इसकी वजह से भी ईरान को मौका मिल रहा है सही जगह हमला करने का। और मैं तो ये मानता हूं कि ईरान चीन से बड़े पैमाने पर ड्रोन बनके भी ईरान जा रहे हैं। तो अगर रूस, चीन, टर्की ये तीनों ईरान के साथ आ गए तो अमेरिका फिर फंस जाएगा ना। और टर्की तो ड्रोन बनाने की फैक्ट्रियां हैं टर्की में। तो ये नहीं साहब, ये लोग तो मदद कर रहे हैं, उन्होंने खुल के अमेरिका का विरोध किया, इसमें कोई संकोच नहीं है उनके अंदर इस बात को लेकर। फिर वही वाली बात जिस पे आप मुस्कुराते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काटता है। तो ट्रम्प साहब को कुत्ता काट गया, इसीलिए वो पादियों की शरण में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे बातचीत की, धन्यवाद। ये थे अभय दुबे जी, बहुत शानदार बातचीत थी। युद्ध का एक एक ऐसा वर्णन है जो आपको समझ में आया होगा कि वास्तव में ईरान ने बहुत मुश्किल हालात पैदा कर दिए। आप क्या सोचते हैं विषय में, मुझे बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।